Hello everyone, welcome to Oliboard. In this video, we are going to discuss about the payment system report which was published by the RBI. So it's a biannual publication, right? ये साल में 2 बार publish होती है यहाँ पे और ये half yearly ended December 2024 की रिपोर्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. In the content section we can see so many of things like payment system in India, उसका legal basis क्या रहता है, बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, पेमेंट सिस्टम का लैंडस्केप, पेमेंट सिस्टम के कुछ स्टैटिस्टिक्स जो आपको पता होने चाहिए, मेजर रेगुलेटरी डेवलपमेंट क्या क्या हुए हैं, राइट. यूपीआई से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा यहाँ पे यूपीआई का ही देखने को मिला है. ओके उसके बाद एनालिसिस ऑफ पेमेंट सिस्टम का डेटा, लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन्स जैसे कि आरटीजीएस के अंदर हो गए, और उसी तरह से काफ़ी सारी यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड्स भी गिवन है जिनको हम मेजरली डिस्कस करने वाले हैं. टेबल्स भी इसमें दे रखी है जैसे पेमेंट सिस्टम की क्या क्या स्टैटिस्टिक्स है, सीएजीआर क्या चल रहा है फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शंस. ओके तो ब्रॉड ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए. 70-80 पेज की रिपोर्ट है, हमको एक एक चीज़ नहीं पता होनी चाहिए. ब्रॉड ट्रेंड्स भी अगर आपको पता है इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम इस वीडियो में डेफिनेटली कवर कर ही लेंगे, और काफ़ी सारे चार्ट्स भी है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं. अच्छा, आप सभी को पता है डिजिटल पेमेंट्स की फिनोमिनल ग्रोथ हुई है, स्पेशली यूपीआई की, राइट. अभी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम के अंदर आता क्या क्या है, एक तो ट्रेडिशनल कार्ड बेस्ड डिजिटल पेमेंट्स आ जाएंगे, राइट. आपका डेबिट कार्ड हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, ये सारे ट्रेडिशनल कार्ड बेस्ड डिजिटल पेमेंट्स के अंदर आते हैं. और न्यू एज सिस्टम्स भी हो गए जैसे यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया, राइट. प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, यूपीआई लाइट हो गया, आरटीजीएस है, एनएसीएच है, यूपीआई लाइट एक्स है. काफी सारी चीजें यहाँ पे न्यू एज सिस्टम्स के अंदर आ जाती है. सो रिटेल डिजिटल पेमेंट इन इंडिया हैव ग्रोन फ्रॉम 162 करोड़ ट्रांजेक्शन. ये वॉल्यूम की बात कर रहा है. पहले 162 करोड़ समथिंग कुछ ट्रांजेक्शन हुआ करते थे इन 12-13. आज की डेट में 16,416 करोड़ ट्रांजेक्शन हो चुके हैं इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24. ये 100x का इंक्रीज है, राइट. 100x का ये इंक्रीज है 12 साल के अंदर, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है, राइट. फिनोमिनल ग्रोथ है. डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अभी क्या करता है ना, आरबीआई डिजिटल पेमेंट को ग्रोथ को नापने के लिए, राइट, मेजर करने के लिए क्या करते हैं, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स बनाते हैं. जैसे सीपीआई इंडेक्स होता है, डब्ल्यूपीआई इंडेक्स होता है, राइट. फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी इंडेक्स होता है, हमने डिस्कस किया था पहले लेक्चर्स के अंदर. वैसे ही डिजिटल पेमेंट की ग्रोथ को मेजर करने के लिए एक डीपीआई होता है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स होता है, जो आरबीआई पब्लिश करते हैं, राइट. इसके अंदर भी 4 फोल्ड का राइज हुआ है. जो मार्च 2018 के अंदर ये 100 था, राइट. मार्च 2018 वाज द बेस ईयर फॉर डीपीआई. ये डीपीआई का जो बेस ईयर था ये क्या था, मार्च 2018 का बेस ईयर था. अभी मार्च 2024 की अगर हम बात करें तो वो 445.5 हो चुका है, राइट. तो ये 4 फोल्ड का 4 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है, उससे भी ज्यादा हो चुका है वैसे. अच्छा, ये तो रिपोर्ट के अंदर आया है. रिसेंटली अलग से आरबीआई ने अपनी साइट पे भी पब्लिश किया है 29 जनवरी को, अभी कुछ ही दिन पहले, रिलेटेड टू द डिजिटल पेमेंट इंडेक्स फॉर सितंबर 24. अभी जो रिपोर्ट में हमने बात करी है वो तो 445 की बात करी. आप यहाँ पे मार्च के डेटा के अंदर देख सकते हो 445.5 का डीपीआई चल रहा है, राइट. रीसेंट डेटा इसका सितंबर वाला भी पब्लिश हो चुका है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये ज्यादा रिलेवेंट हो जाएगा. करंट डेटा 465.33 चल रहा है एंड दिस बिलोंग्स टू सितंबर 2024 का डेटा. ओके 465.33 इसका करंट डेटा चल रहा है. अच्छा, इसके अंदर आपको ब्रॉडली पता होना चाहिए कि एक तो डेटा क्या चल रहा है, तो हमने देख लिया 465.33 चल रहा है. What are the reasons that are driving this number, right? वो भी आपको पता होना चाहिए. इसके reasons क्या क्या है, किस वजह से ये ग्रोथ आ रही है, राइट. ये बड़ा यहां से 445 से 465 हो गया, तो उसका रीजन क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए. तो यहां पे फेस पे ही लिखा होता है रीजन, द इंक्रीज इन द आरबीआई डीपीआई इंडेक्स वाज ड्रिवन बाय ग्रोथ इन द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर. एक तो पेमेंट इंफ्रा की ग्रोथ होने की वजह से, राइट. पेमेंट इंफ्रा क्या होता है, कितने एटीएम्स है, कितना क्रेडिट कार्ड है, कितना यूपीआई अकाउंट्स है, कितने क्यूआर कोड लगे हुए हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, राइट. अगर एक कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, राइट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें क्या क्या आ जाता है, कितने टोल्स है, कितने हाईवेज है, कितने स्टेट हाईवेज है, कितने नेशनल हाईवेज है,
वैसे ही इफ आई टॉक अबाउट द पेमेंट सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर, देन उसके अंदर क्या क्या मेथड्स हैं, उनके क्या क्या सब मेथड्स हैं, किसमें कितनी ग्रोथ आ रही है, कितने एटीएम बढ़ गए, कितने यूपीआई के क्यूआर लगे हुए हैं जो बढ़ गए, तो ऐसी चीजें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनती है, राइट। सो पहली ग्रोथ ड्राइव करने का रीजन क्या हो रहा है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटर होना और पेमेंट परफॉर्मेंस का बेटर होना। तो आपको पता होना चाहिए पेमेंट इंफ्रा प्लस पेमेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्री, ये दो रीजंस हैं जो इस नंबर को ड्राइव करते हैं। किस नंबर को? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के नंबर को। ओके, फिर उसके बाद आरबीआई ने काफी यहाँ पे एनहांसमेंट्स किए हैं इन टर्म्स ऑफ क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, लिंकिंग यूपीआई विद फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ अदर कंट्रीज। यूपीआई को दूसरी कंट्रीज के सिस्टम से लिंक करने का भी यहाँ पे काम किया गया है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यूपीआई और जो इंडिया का है, राइट, और सिंगापुर का जो पे नाउ है, इनका लिंकेज हुआ था फरवरी 2023 के अंदर। तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर था जो आरबीआई ने लिया था। If we talk about other measures, then payment to merchant using Indian UPI apps via QR codes that has been enabled in Bhutan or France or Mauritius, Nepal, right? सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई। आपको पता है यूपीआई का रीच कंटिन्यूसली अप ट्रेंड के अंदर है, बढ़े जा रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर के अडॉप्शन में भी। ओके, देखो पेमेंट सिस्टम जो होता है ना, वो बैकबोन होता है किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का। और जो इंडिया का डिजिटल पेमेंट सिस्टम चल रहा है, बहुत ही अमेजिंगली वो वर्क कर रहा है, राइट। सो इट्स अ बैकबोन, इकोनॉमी का बैकबोन होता है। इट इज अ मीन्स ऑफ अचीविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। हम क्यों यूपीआई लेके आ रहे हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी सिंपल है, जितनी सिंपल होगी उतना उसका क्या होगा, अडॉप्शन बेटर वे में होगा। इस तरह से क्या होता है, अगर अडॉप्शन बेटर वे में होगा तो हमारे लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का गोल अचीव करना, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेके फाइनेंशियल इंक्लूजन को डेफिनेटली एक आरबीआई के टारगेट के अंदर आता है, मेन ऑब्जेक्टिव में आता है, वो इजी हो जाता है, राइट। फिर उसके लिए हमने पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम एक्ट भी बनाया था 2007 में। आरबीआई का काम भी है रेगुलेट करना, सुपरवाइज करना, लाइसेंस देना, राइट, पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को। एक बोर्ड भी फॉर्म कर रखा है, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसको हम बोलते हैं बीपीएसएस। इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। इसको कौन चेयर करते हैं? आरबीआई के गवर्नर ही चेयर करते हैं। अच्छा, यूपीआई जो है वो लॉन्च कब हुआ था? 2016 में हुआ था। किसने किया था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अभी इस पूरी रिपोर्ट में ना सारे पेमेंट जितने भी मेथड्स हैं आपके, डिजिटल मेथड्स, उनके बारे में सब कुछ दे रखा है। ओके, तो आप इसको समराइज में इस वीडियो से पढ़ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आपको रिपोर्ट भी पढ़ना है तो उतना डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है। जो जो चीजें आपको आती है, जैसे आरटीजीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है, यूपीआई क्या होता है, उनको आप स्किप भी कर सकते हैं उनके रीसेंट ट्रेंड्स देख के, राइट। और रिपोर्ट में पूरा एक एक मतलब भी समझा रखा है सारी चीजों का। ओके, सो यहाँ पे एनपीसीआई ने इसको लॉन्च किया था, राइट, और ये मोस्ट प्रिफर्ड पेमेंट चैनल एमर्ज हुआ है, राइट। सबसे ज्यादा लोग किसको प्रेफर करते हैं? यूपीआई पेमेंट्स को करते हैं, कंसिडरिंग द ईज ऑफ डूइंग द ट्रांजेक्शन। इसमें भी काफी सारे अपग्रेडेशंस आए थे। यूपीआई लाइट लॉन्च हुआ था फॉर स्मॉल ट्रांजेक्शन, यूपीआई लाइट एक्स लॉन्च हुआ था ऑफलाइन पेमेंट्स के लिए, यूपीआई 123 भी लॉन्च हुआ था, यूपीआई 123 पे फीचर फॉर फीचर फोन यूजर्स, जिनके फीचर फोन यूजर्स हैं उनके लिए यूपीआई 123 पे फीचर भी यहाँ पे लॉन्च हुआ था। नाउ यूपीआई इज प्रोसेसिंग ओवर 16 बिलियन ट्रांजेक्शंस अ मंथ। इतना जबरदस्त इसका पेनिट्रेशन हुआ है। ओके, तो अब सीक्वेंस से चलते हैं, एक एक बार रिपोर्ट को समझते चले जाते हैं क्या क्या उसके अलग अलग पॉइंट्स एंड ऑल, राइट। सो पेमेंट सिस्टम इन इंडिया का लीगल बेसिस आप सभी को पता है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 इसको गवर्न करता है, राइट, सारे डिजिटल पेमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज को। सो रिकॉग्नाइज्ड एज पेमेंट्स एज अ फंक्शन सेपरेट फ्रॉम बैंकिंग। वो बोलता है कि पेमेंट्स जो है वो एक सेपरेट फंक्शन है नॉर्मल बैंकिंग से, राइट। नॉर्मल बैंकिंग इज लेंडिंग एंड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, बट ये स्पेसिफिकली पेमेंट के लिए लाया गया था। एम्पावर्ड आरबीआई टू रेगुलेट द पेमेंट सिस्टम, यहाँ पे आरबीआई रेगुलेट करता है पेमेंट सिस्टम को। बोर्ड भी बनाया गया था जिसके बारे में हमने बात करी थी, बीपीएसएस। क्या होता है ये? द बोर्ड फॉर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। ये बोर्ड क्या करता है? फॉर्मुलेट करता है पॉलिसीज को डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड, और स्मूथ पेमेंट ऑपरेशन चल रहा है कि नहीं ये इंश्योर करता है। इस बोर्ड के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीजें और पता होनी चाहिए, राइट, दैट इट इज अ सेंट्रल अथॉरिटी that has been established by RBI under the provision of PSS Act। ये रहा PSS Act। इसके अंदर किसको सेंट्रल अथॉरिटी बनाया गया है? PSS Act के अंदर
BPSS बोर्ड को, बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसको कौन गवर्न करता है? आरबीआई के गवर्नर इसको हेड करते हैं। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट? ये डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन पेमेंट सिस्टम? आरबीआई का क्या रोल है पेमेंट सिस्टम के अंदर? सो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पेमेंट जो पेमेंट हो रहे हैं वो सेफ एंड सिक्योर हो। सो फीचर्स लाइक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, टोकनाइजेशन। अच्छा, टोकनाइजेशन क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कुछ ही स्लाइड्स के अंदर मैं डिस्कस भी करने वाला हूं कि व्हाट इज टोकनाइजेशन ऑल अबाउट। ओके, फाइनेंशियल इंक्लूजन, आरबीआई को इंश्योर करना ही है फाइनेंशियल इंक्लूजन, और क्योंकि डिजिटल पेमेंट एक बहुत ही बढ़िया वे है, राइट, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने का, कंसिडरिंग द ईज। जितना इजी होगा उतना फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा इंडिया के अंदर, राइट? पेमेंट स्ट्रक्चर जितना इजी होगा। अच्छा, पहले पेमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स होते थे, नेट बैंकिंग में जाओ, ट्रांजैक्शन करो, डेबिट कार्ड के थ्रू करो, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करो। यूपीआई के आते ही डेटा एकदम से बढ़ने लग गया। हम चार्ट्स के अंदर भी देखेंगे कि कितना गजब का पेनिट्रेशन आया है बिकॉज ऑफ यूपीआई। ओके, इंटरऑपरेबिलिटी अक्रॉस सिस्टम प्लेटफॉर्म, तो यूपीआई पे नाउ का सेटअप किया गया, रूपे कार्ड्स को यूपीआई के लिंकेज में किया, राइट? सो जो रूपे क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनसे आप डायरेक्टली यूपीआई पेमेंट्स भी कर सकते हो। सो दैट्स अगेन अमेजिंग फीचर। इंटरऑपरेबिलिटी का क्या मतलब होता है? यूपीआई एक अलग प्लेटफॉर्म है एंड देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स लाइक क्रेडिट कार्ड, लाइक पे नाउ, राइट? तो क्या ये प्लेटफॉर्म सस्टेनेबल है इस प्लेटफॉर्म के साथ लिंक करने को? इसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। क्या ये दोनों पेमेंट सिस्टम्स आपस में काम कर सकते हैं? उसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी का फीचर, राइट? स्टैंडर्डाइजेशन, कंप्लायंस थ्रू रेगुलर गाइडलाइंस, तो गाइडलाइंस भी इसके ऊपर बहुत ही फ्रीक्वेंटली आती रहती है। ओके, अभी फिर उसके बाद द बोर्ड, अगर बोर्ड की बात करें तो बोर्ड फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, BPSS, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। इट इज अ हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑन द पेमेंट सिस्टम इन आरबीआई। ये सबसे हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, राइट, आरबीआई के अंदर, जिसको आरबीआई गवर्न करते हैं, राइट? आरबीआई गवर्नर ही गवर्न करते हैं, लीड करते हैं। इसका काम क्या रहता है? फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑथराइजिंग एंड डिटरमाइनिंग द क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप फॉर रेगुलेटिंग एंड सुपरविजन ऑफ ऑल द पेमेंट सिस्टम एंड सेटलमेंट एक्टिविटीज। जितनी भी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड पॉलिसीज बनती है, प्रोसीजर्स बनते हैं, वो सब कौन बनाता है? BPSS बोर्ड बनाता है। ओके, अभी आप लोगों को पता ही है इंडिया के अंदर बहुत सारे पेमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि RTGS हो गया, राइट, नेफ्ट हो गया, NACH हो गया, IMPS है, UPI है, कार्ड्स हो गए, PPI है। अच्छा, PPI क्या होता है? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, राइट? जब आप किसी वॉलेट को यूज कर रहे होते हो वो आपका PPI हो जाता है। ओके, सो बहुत सारे यहाँ पे पेमेंट सिस्टम्स है इंडिया के अंदर। इसके अंदर अभी रिपोर्ट के अंदर एक एक चीज बहुत डिटेल में दे रखी है कि किसका क्या मतलब होता है एंड ऑल, तो आप वो चीजें पढ़ सकते हो जो आपको नहीं पता है, रादर देन गोइंग इट थ्रू अगेन एंड अगेन। अच्छा, जो चीजें आपको पता है उसका सिर्फ करंट डेटा पढ़ लो कि अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज है, जैसे इसके अंदर से सबसे की आइटम हो गया UPI, उसका डेटा आपको पता होना चाहिए कि कितने CAGR से ग्रो कर रहा है, राइट? वॉल्यूम से कर रहा है, वैल्यू से कितना कर रहा है। उसके अंदर भी डिफरेंट चीजें जिसकी हम इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली बात करने वाले हैं। सो ये सारे बहुत सारे पेमेंट सिस्टम है इंडिया के अंदर, राइट? CTS चेक हो गए, राइट? BBPS हो गए यानी कि बिल पेमेंट्स के लिए, ट्रेड्स हो गए MSME फाइनेंसिंग के लिए। सबसे पहले कुछ यूनिक चीजों के बारे में बात करें जिसके बारे में शायद काफी सारे लोगों को नहीं पता हो। नेफ्ट, RTGS तो आप लोगों को पता ही है, राइट? सो यहाँ पे जो नेफ्ट होता है वो आपको पता है लॉट साइज के अंदर होता है, अलग अलग बैचेस के अंदर होता है, सो इसके बैचेस बनते हैं। RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है, ये तो मिनिमम ही 2 लाख रुपीस चाहिए इसके अंदर ट्रांजेक्शन करने के लिए। तो हाई टिकट चीजों को क्या कौन डील करता है? RTGS डील करता है। स्मॉल टिकट चीजों को नेफ्ट डील कर लेता है। इंस्टेंटली अगर आपको भेजना है तो फिर आपके पास IMPS भी एक तरीका है। बल्क पेमेंट्स करने, मान लो मुझे मेरे एम्प्लॉइज को सैलरी पे करनी है तो मैं यहाँ पे NACH का यूज कर सकता हूँ। एक एक को तो अकाउंट में नहीं भेजूंगा ना। मान लो मेरे हर एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 है और 100 एम्प्लॉइज है, तो क्या 100 बार 20,000 रुपए भेजूंगा क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, बार बार थोड़ी NEFT करूंगा या IMPS करूंगा। बेटर है कि मैं NACH का यूज करूं। ओके, फिर उसके बाद UPI आ गया, आपके कार्ड्स आ गए, बोथ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, राइट? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट आ गया और बहुत सारे यहाँ पे तरीके हैं
हम कुछ कुछ यूनिक चीजों के बारे में बात कर लेते हैं जिसका शायद आप लोगों को नहीं आइडिया हो। चेक ट्रंकेशन सिस्टम, CTS। अच्छा, मे बी आप लोगों को पता हो, जो लोग बैंक से फ्रीक्वेंटली, जिनका बैंक में काम पड़ता हो, जिनका फ्रीक्वेंटली बैंक में ट्रांजेक्शन्स रहते हो, पहले जो चेकबुक चलती थी वो बंद हो गई, फिर एक CTS चेकबुक आई, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ओके, इसका एम क्या था? चेक क्लियरिंग टाइमलाइन को स्ट्रीमलाइन करना, कम करना, राइट, इंप्रूव करना। पहले जब एक चेक डलता था ना तो काफी दिन लग जाते, कभी कभी एक वीक भी लग जाता था क्लियर होने के लिए। पर जब से CTS आया, CTS ने बोला यार अगर तुमने बैंक में एक चेक डाला है तो उसको दूसरा, जिस बैंक का चेक है उसके पास भेजने की जरूरत नहीं है, उसकी सिर्फ इमेज भेज दो, चेक की सिर्फ क्या कर लो, इमेज भेज दो, rather than sending making a physical movement of that check, right? So eliminate this physical movement of check, instead send an image of that check, right? पर वो CTS enabled होना चाहिए, check truncation system enabled होना चाहिए। Now this help improve the check collection timeline from more than a week, पहले एक वीक से भी कभी कभी ज्यादा भी लग जाता था, उसको 1 और 2 दिन का काम बच गया है, आप लोगों को पता ही है, राइट? फिर उसके बाद आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आया, AEPS। नाउ दिस अनेबल्स द बैंक कस्टमर टू यूज आधार नंबर। बैंक कस्टमर क्या कर सकते हैं? आधार नंबर को यूज कर सकते हैं एज आइडेंटिफिकेशन टू एक्सेस देयर आधार अनेबल्ड बैंक अकाउंट। अगर आपका आधार बैंक के अंदर लिंक्ड है, राइट, अनेबल्ड है, तो आप बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपको हर चीज के लिए बैंक नहीं जाना पड़ेगा, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के पास भी चले जाओगे, राइट। बिजनेस करस्पॉन्डेंट क्या होते हैं? एक तरह से एजेंट्स होते हैं बैंक के, जो क्या करते हैं, बेसिक बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर लेते हैं रूरल एरियाज के अंदर भी, राइट। हमने पहले भी एक बार ये चीज डिस्कस करी थी और लाइव क्लासेस के अंदर तो हमने इसके ऊपर बहुत ही डिटेल डिस्कशन भी किया था, राइट। तो अगर आपको बेसिक बैंकिंग अवेल करनी है तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट के थ्रू कर सकते हो आप, पर आप अपना आधार नंबर वाला बैंक अकाउंट यूज करके कर सकते हो, राइट। सो दिस इज आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो छोटे मोटे ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको यहां पे बार बार बैंक जाने की नीड नहीं है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट के लिए भी साथ भी ये चीज पॉसिबल है, राइट। इसके आगे नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो जो रेपुटेशन नेचर की एक्टिविटीज होती है, जैसे गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी पड़ती है, राइट, कंपनीज को डिविडेंड देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है, या सैलरी देनी है आपको अपने एम्प्लॉइज को, या फिर मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स की पेंशन भेजनी है, राइट, सारे पेंशनर्स की। ऐसे केस में क्या पॉसिबल है कि मैं एक एक के अकाउंट में नेफ्ट करूं या फिर ना IMPS करूं? नहीं पॉसिबल है। तो क्या होगा, बैच प्रोसेसिंग होगी, एक साथ काफी बड़ा डेटा एक साथ प्रोसेस कर दिया जाएगा। उसको कौन करता है? NACH करता है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस करता है। ओके। इसके बाद आता है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, BBPS। सो एनी टाइम एंड एनीवेयर इंटर ऑपरेबल बिल पेमेंट सर्विस। तो ये जो बिल्स होते हैं, जितने भी आपके इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर है, गैस है, राइट, टेलीफोन बिल्स है, इंश्योरेंस है, इसको ऑटोमेटिकली पेमेंट सेटअप करने का काम कौन कर लेता है? भारत बिल पेमेंट सिस्टम कर लेता है। फिर उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम भी होता है। इसके नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए क्या होता है, बट प्रोवाइडेड दैट आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी अकाउंटिंग की पता होनी चाहिए कि ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं। ओके, देखो मैं बिजनेस कर रहा हूं, राइट, मेरे पास मिस्टर ए आए, उन्होंने मुझसे 10,000 रुपए की सर्विसेज ले ली। ओके, ही विल बी पेइंग मी लेटर, से फॉर एग्जाम्पल 3 मंथ्स के बाद पे करेंगे। ऐसे केस में ये जो मिस्टर ए हैं, ये मेरे लिए, फॉर मी ही इज अ ट्रेड रिसीवेबल, एज द नेम सेज इट ऑल, रिसीवेबल, मिलने वाला है, तभी तो इसका नाम में ही क्या है, रिसीवेबल है। ओके, अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं? डेटर भी बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स को हम क्या बोलते हैं? डेटर्स भी बोलते हैं। ये हमारी असेट्स होती है। ये क्या होती है? हमारी असेट्स होती है। असेट्स क्यों होती है? क्योंकि फ्यूचर में हमको पैसे देने वाली है। So they will be generating future economic benefit for me. They will be generating future economic benefit for me. तो ये मेरी assets हो गई, right? अभी no doubt ये मेरी asset तो है, this is no doubt my asset, पर पैसा तो 3 महीने बाद मिलने वाला है। I'll be receiving money after 3 months. 3 महीने तक क्या करूं? अगर मुझे जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए तो मैं यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम का यूज कर सकता हूँ, ट्रेड्स का यूज कर सकता हूँ। ओके,
सो फाइनेंसिंग ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स फॉर MSME, मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किसी फैक्टर के पास जाना पड़ेगा और उसको बोलना पड़ेगा कि ये बिल पकड़ो, राइट, ट्रेड रिसीवेबल पकड़ो, मुझे तुम पैसे आज के आज ही दे दो, पे मी द मनी राइट नाउ। वो अपना कमीशन काट के मुझे पैसे दे देंगे। लेट सपोज उन्होंने मुझे 9,500 आज ही दे दिए। नाउ ड्यू डेट पे ये मिस्टर ए जो है वो उनको पे कर देंगे और खत्म हो जाएगा ट्रांजेक्शन। राइट, इससे क्या हुआ, मुझे जो पैसा 3 महीने बाद मिलने वाला था वो मुझे आज का आज ही मिल गया। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। देन नेक्स्ट अगर हम देखा यहाँ पे कि पेमेंट सिस्टम जो है उसका ब्रेकअप देखेंगे। डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंदर जो अलग अलग चीजें हैं जैसे UPI है, IMPS, RTGS, इनका अलग अलग शेयर क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। ओके, तो आप देख सकते हो वॉल्यूम के बेसिस पे UPI का शेयर यहाँ पे सबसे ज्यादा है। ओके, UPI का शेयर यहाँ पे सबसे ज्यादा है। उसके बाद बात करें तो NEFT का भी काफी अच्छा यहाँ पे शेयर है। RTGS का तो बहुत ही कम है एज पर द वॉल्यूम। पर अगर हम वैल्यू के बेसिस पे बात करें तो RTGS का सबसे बड़ा शेयर हो जाता है। कहने का मतलब ये इतना सा वॉल्यूम इतना बड़ा वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है, इतना सा वॉल्यूम इतना बड़ा वैल्यू क्रिएट कर पा रहा है। रीजन बीइंग जो टिकट साइज होता है RTGS में, अरे वही 2 लाख रुपए होता है, एक ही ट्रांजेक्शन 2 लाख का है, तो ऑब्वियसली वॉल्यूम तो उसका बड़ा होना ही, सॉरी वैल्यू तो उसका बड़ा आना ही है। वैल्यू तो उसका बड़ा आना ही है। वैल्यू कैसे निकलता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। ये प्राइस टिकट साइज हो गया, अभी यही 2 लाख है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू तो बड़ी आएगी ना, भले ही क्वांटिटी छोटी हो पर इसकी वैल्यू प्राइस तो बहुत बड़ी है, उस वजह से क्या होता है इसकी वैल्यू ज्यादा ही आती है ऑब्वियसली। और आप बाकी का भी देख सकते हो ओके कि वैल्यू बेसिस पे कितना हो रहा है। फिर उसके बाद कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन की बात करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता टोकनाइजेशन क्या होता है। देखो ये आपका कार्ड है, डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, इस पे आपके इनिशियल्स होते हैं, राइट, इस पे आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है, लाइक CVV कोड होता है और कार्ड नंबर होता है, राइट, एक्सपायरी डेट होती है। ये आपको हेल्प करती है ट्रांजेक्शन करने में। सो टोकनाइजेशन एक प्रोसेस बनाया गया है फॉर सब्सटीट्यूटिंग एक्चुअल कार्ड डिटेल्स विद ऑल्टरनेटिव कोड नोन एज टोकन। अभी मैं क्या करूंगा ना, इसका कार्ड नंबर ले लूंगा और इसका टोकन बना दूंगा। मतलब मैंने क्या कर दिया, इसको सब्सटीट्यूट कर दिया, इस नंबर को किसी और नंबर से सब्सटीट्यूट कर दिया। क्यों किया हुआ, ऑब्वियसली ताकि सिक्योरिटी एनहांसमेंट हो जाए, राइट। सो दिस इंश्योर्स दैट द मर्चेंट डू नॉट स्टोर द कस्टमर एक्चुअल कार्ड डेटा। अभी अगर मैं किसी मर्चेंट को मेरा टोकन दे रहा हूं तो मेरा एक्चुअल कार्ड डेटा तो गया ही नहीं, राइट। कभी फ्यूचर में वो टोकन लीक भी हो गया, वहां से डेटा ब्रीच भी हो गया, तो भी मेरा टोकन लीक हुआ, एक्चुअल कार्ड नंबर मेरा यहां पे लीक नहीं हुआ। So now this process of substituting the actual card detail with alternative code, इसको क्या बोलते हैं, टोकनाइजेशन का पूरा प्रोसेस बोलते हैं। ओके, मेजर रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग हुई है काफी डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी की, राइट, टोकनाइजेशन की वजह से 91 CR टोकन क्रिएट हुए हैं अब तक। ओके, 98% ऑफ द ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शन नाउ यूज टोकनाइजेशन। तो ई कॉमर्स पे जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सब में टोकनाइजेशन टेक्निक का यूज किया जा रहा है। ऑफलाइन डिजिटल पेमेंट एक्सपेंशन भी हुआ है। सर डिजिटल पेमेंट है तो ऑफलाइन कैसे हो जाएगा, अरे UPI लाइट X इंट्रोड्यूस हुआ था, राइट, यूजिंग द NFC फॉर टैप बेस्ड ट्रांजेक्शन। आप फोन को टैप करोगे ट्रांजेक्शन हो जाएगा, राइट, ये भी लॉन्च हुआ था। ट्रांजेक्शन लिमिट भी बढ़ा दी गई थी इसकी 200 रुपए से 1000 रुपए के लिए फॉर ऑफलाइन पेमेंट। तो अब ऑफलाइन पेमेंट भी टैप टेक्नोलॉजी से आप यहाँ पे NFC टेक्नोलॉजी से आप कर सकते हो, राइट, 1000 रुपीज तक। फिर मेजर रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स की और बात करें तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट रेमिटेंसेस, इंडिया इज वर्ल्ड टॉप रेमिटेंस रेसिपिएंट, राइट। तो हमारे यहाँ पे $125 बिलियन का यहाँ पे इनफ्लो हुआ था। ओके, लिंकिंग द UPI विद फास्ट पेमेंट सिस्टम ऑफ अदर कंट्रीज। तो आप जानते हैं यहाँ पे UPI का लिंकेज भी होता है FPS के साथ में, सिस्टम के साथ में, और भी बहुत सारे RBI इनिशिएटिव्स ले रहा है ग्लोबली UPI को एक्सेप्टेबल बनाने के लिए। ओके, एनहांसमेंट इन ट्रेड क्रेडिट एंड ट्रेड फाइनेंस, रुपे क्रेडिट कार्ड्स को यहाँ पे लिंक कर दिया था UPI से, राइट। पहले क्या होता था ना, आप UPI को सिर्फ अपने बैंक अकाउंट से लिंक कर पा रहे थे, तो आपका जो UPI है
वो कहाँ पे लिंक्ड है? किसी बैंक अकाउंट से लिंक्ड है। अभी यूपीआई पेमेंट करने के लिए इस बैंक में भी तो बैलेंस होना चाहिए ना, राइट? तभी तो आप पे कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे? फिर इसको एनहांस करके किया कि कोई क्रेडिट कार्ड से भी ये लिंक हो पाए, रुपे क्रेडिट कार्ड आया। मतलब अब आप क्रेडिट बेसिस पे भी यूपीआई यूज कर सकते हो। आप यूपीआई करोगे, आपका क्रेडिट कार्ड बिल बनना चालू हो जाएगा वहां पे। ये भी एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी आई। यूपीआई को रिसेंटली पीपीआई के साथ भी लिंक किया गया, राइट? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अब यूपीआई को आप किसी वॉलेट के साथ भी जोड़ सकते हो, नॉट जस्ट अ बैंक अकाउंट बट विद अ वॉलेट एज वेल। किसी वॉलेट में मान लो मेरा पैसा पड़ा है, मोबीक्विक में पड़ा है, राइट? तो मैं जीपे का यूज करके भी उसको लिंक कर सकता हूं। वैसे ही मैं रुपे क्रेडिट कार्ड का भी यूज कर सकता हूं। ये एक बहुत ही अमेजिंग टेक्नोलॉजी यहां पे आई। फिर ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम निकाला गया, उसका एक्सपेंशन हुआ और उससे भी बहुत लिक्विडिटी यहां पे बूस्ट मिलता है एमएसएमई को। अभी यूपीआई की ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रोथ के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, राइट? क्योंकि नंबर्स काफी अमेजिंग है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इसकी ग्रोथ स्टोरी क्या चल रही है। आप सभी को पता है यूपीआई कब लॉन्च हुआ था? 2016 में हुआ था, एनपीसीआई ने किया था, राइट? 2018 में इसका ट्रांजैक्शन कितना था? 375 करोड़ का था। अभी कितना है आप सुन के सरप्राइज हो जाओगे, 17,221 करोड़ का है इन 2024। तो ये जो इतनी जबरदस्त ग्रोथ आई है, ऑब्वियसली इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन काफी पेनिट्रेट किया गया है यूपीआई को यूज करके, राइट? यूपीआई प्रोसेस्ड क्लोज टू 250 लाख करोड़ वर्थ ऑफ ट्रांजैक्शन इन 2024 ईयर। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? सबसे पहला ग्रोथ ड्राइवर बहुत इजी है यूज करना है इसको, इट्स क्वाइट इजी, राइट? बैंक डिटेल्स की नीड नहीं पड़ती, किसी चीज की नीड नहीं पड़ती। मुझे नहीं लगता मेरे को इसके अंदर कुछ आपको बताना चाहिए, राइट? यूपीआई आप मुझसे ज्यादा यूज करते हो। हाई अडॉप्शन बाय मर्चेंट्स, मर्चेंट्स का काफी अडॉप्शन हुआ है, हर जगह आप क्यूआर कोड लगे हुए देख सकते हो। सपोर्ट्स ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, भले ही वो पीयर टू पीयर हो या फिर पीयर टू मर्चेंट हो, राइट? हर तरह का ट्रांजैक्शन यहाँ पे सपोर्टेड है। अच्छा, यूपीआई के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स आए। आप सभी लोग जानते हैं यूपीआई के अंदर बहुत सारे फीचर हैं, जैसे यूपीआई लाइट आया, ये स्मॉल वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए आया। बार बार मुझे पिन डालना था, 20 रुपए खर्च रहा हूं तो भी पिन डालना है, 100-200 रुपए खर्च रहा हूं तो भी पिन डालना है, 2 लाख रुपए खर्च रहा हूं तो भी पिन डालना है। यार छोटे ट्रांजैक्शन के लिए तो यू कैन वेव दैट पिन रिक्वायरमेंट ना, तो इसके लिए क्या आया? यूपीआई लाइट आया। ये छोटे ट्रांजैक्शन के लिए पिन डालने की जरूरत नहीं है। आप सरप्राइज हो जाओगे यूपीआई लाइट के आने के बाद क्या क्या डेटा हुआ, कितना उसका ग्रोथ हुआ, राइट? पहले भी लोगों को लगता था कि सर यूपीआई आ गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा, व्हाट डिफरेंस इट विल मेक। अरे जितना इजी होता है उतने ज्यादा ट्रांजैक्शंस होने लग जाते हैं। आप चेक करना, कभी अपने बैंक स्टेटमेंट का निकाल के देखना कि उससे यूपीआई के अंदर कितना खर्चा हुआ, राइट? उसको कंपेयर करना उस डेटा से जब आप यूपीआई नहीं यूज करते थे। सिर्फ इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहा हूं, पर ईज होने की वजह से आप ज्यादा खर्चना चालू कर देते हो, राइट? सो थिंग्स when they get easy they trigger you to do it again and again, right? UPI 123 पे आया, सो UPI फॉर फीचर फोन, जो फीचर फोन्स होते हैं उनके लिए फीचर आया। UPI पे नाउ का लिंकेज हुआ सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर का, राइट? फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। फिर UPI को IPO मैंडेट्स के लिए भी यूज करना चालू हो गया। मान लो इफ आई वांट टू अप्लाई एन IPO, राइट? तो मैं यूपीआई के थ्रू भी आईपीओ मैंडेट कर सकता हूं, राइट? असबा फैसिलिटी जो होती है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉकिंग अमाउंट, वो बैंक के थ्रू तो आप कर ही सकते हो। अभी यूपीआई मैंडेट के थ्रू भी तो आप ब्लॉक कर सकते हो पैसा, जब तक आपका आईपीओ खुलता नहीं है। तो इसका भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया। देन यूपीआई प्री सैंक्शनड क्रेडिट लाइंस, यूपीआई ने क्रेडिट लिंक्ड अलाउस क्रेडिट लिंक्ड यूपीआई पेमेंट्स एज वेल, तो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी यहाँ पे लिंक किया गया यूपीआई पेमेंट को। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ यूपीआई पेमेंट्स। वॉल्यूम सर्ज फ्रॉम 34% इन 2019 टू एन इंप्रेसिव 83% इन 2024। तो वॉल्यूम के अंदर कितना सर्ज आ गया? यहाँ पे 83% का सर्ज आ गया 2019 के डेटा से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। इसका CAGR क्या होता है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब ऑन एन एवरेज कितने परसेंटेज से यूपीआई ग्रो कर रहा है। तो यहाँ पे 74% का CAGR आया है ओवर 5 ईयर्स। पिछले 5 साल को अगर मैं स्टडी करता हूं तो ये 74% की रेट से ऑलमोस्ट डबल हो रहा है बार बार, राइट? ग्रोथ रेट इसका आया है, सो जो कि काफी अमेजिंग है।
एटलीस्ट आपको CAGR पता होना चाहिए इसका कि कितने रेट से ग्रो कर रहा है। अच्छा 2018 में आप देख सकते हो UPI नया नया आया ही था तब, तो अदर का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होता था, UPI का बहुत कम होता था। फिर धीरे धीरे UPI का पेनिट्रेशन बढ़ना चालू हो गया और अभी तो पेनिट्रेट हो के इतना हो गया कि आप यहाँ पे डेटा देख सकते हो। अदर्स तो यहाँ पे इतना सा रह गया है, बाकी पूरा का पूरा यहाँ पे UPI का ही टावर आप देख पा रहे होगे, राइट। ईयरली टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर भी बहुत बड़े हैं, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम, तो ये पीयर टू पीयर हो सकता है, पीयर टू मर्चेंट हो सकता है। सो वॉल्यूम के केस में क्या हो रहा है, P2M आउट परफॉर्म कर रहा है P2P को। पर अगर यही आप रिवर्स देखो P2P को, राइट, वैल्यू के केस में, वॉल्यूम नहीं अगर वैल्यू में देखो तो वहां P2P का डेटा ज्यादा आ रहा है एज कंपेयर टू P2M का डेटा। ओके, ये एक रिपोर्ट के अंदर चार्ट में बहुत ही ब्यूटीफुली हर चीज को समराइज किया गया है। ये यूपीआई का टाइमलाइन है। ओके, दिस इज नथिंग बट द टाइमलाइन कि यूपीआई के अंदर कैसे कैसे ग्रोथ आई, क्या क्या इवेंट्स आए, राइट। 16-17 में इसका लॉन्च हुआ, फिर 17-18 में यूपीआई 2.0 आया जहां पे लिमिट इंक्रीज करके 2 लाख कर दिया, ओवरड्राफ्ट अकाउंट एज अंडरलाइंग अकाउंट कर दिया, मैंडेट विद ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स का फीचर का चालू किया, राइट। फिर उसके बाद ऑटो पे का फीचर भी आया, फैसिलिटी ऑफ कैश विड्रॉल एट मर्चेंट लोकेशन थ्रू यूपीआई, बहुत सारे अपडेट कब कब किए वो उसका पूरा टाइमलाइन यहाँ पे दे रखा है, राइट। इसको भी आप पढ़ सकते हो। अच्छा, रिसेंटली आपको पता होगा यूपीआई लाइट का जो लिमिट होता है उसको 1000 से टॉप अप करके 5000 कर दिया, इंक्रीज कर दिया, राइट। फाइनेंस करंट अफेयर्स के अंदर ये वाली चीज हम तो मल्टीपल टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये चीज रिकॉल हो रही होगी। फिर उसके बाद वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस की अगर हम बात करें ओवर द पीरियड, ब्लू कलर से जो आपको दिख रहा है दिस इज यूपीआई का वॉल्यूम, ग्रीन कलर से जो आपको लाइन दिख रही है दिस इज यूपीआई का वैल्यू। ओके, वैल्यू और वॉल्यूम में क्या फर्क होता है, वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं प्राइस के साथ में तो क्या आ जाता है, वैल्यू आ जाती है। बहुत ही सिंपल चीज है। तो जब पेटीएम ने इंट्रोड्यूस किया था यूपीआई लाइट को, राइट, फिर उसके बाद आरबीआई ने इंक्रीज कर दिया था ट्रांजैक्शन लिमिट को 200 से 500 पे, फोन पे ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया था यूपीआई लाइट को। तब से आप देख सकते हो कि ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ऐसी चीजों का बहुत मेजर इंपैक्ट आता है। ओके, फिर यूपीआई का वन टाइम मैंडेट फंक्शनैलिटी फॉर सब्सक्राइबिंग टू एन आईपीओ, अगर आप कोई आईपीओ लगा रहे हो तो आप यूपीआई आईडी को भी यूज कर सकते हो फॉर ब्लॉकिंग योर फंड्स इनटू योर बैंक अकाउंट, जिससे आप आईपीओ लगा सकते हो, राइट। और जब भी आपका आईपीओ खुल जाएगा ऑटोमेटिकली वो मैंडेट मटेरियलाइज हो जाएगा और पैसा कट जाएगा आपके अकाउंट से। ये आप लोगों में से काफी लोगों ने करके देखा होगा, यूपीआई से मैंडेट लगा के आईपीओ भी लगाया होगा काफी लोगों ने। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो यूपीआई का पेनिट्रेशन आईपीओ के अंदर भी बढ़ता जा रहा है। जब मेजर आईपीओज आए तो सडन स्पाइक आया है यूपीआई के ट्रांजैक्शन में। जैसे आप यहाँ एलआईसी का आईपीओ देखो, Hyundai मोटर्स का आईपीओ देखो, राइट। अभी आईपीओ अच्छा गया हो कि नहीं गया हो वो सेकेंडरी मैटर है, पर बात करें इस डेटा की तो यूपीआई का पेनिट्रेशन काफी बढ़ रहा है आईपीओ एप्लीकेशंस के अंदर भी। फिर अगर हम क्रेडिट कार्ड्स की भी बात करें, वैसे रिपोर्ट के अंदर देखो बहुत सारी चीजें कवर्ड है, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। मेजर आपको ट्रेंड्स अगर पता है तो दैट्स फाइन। ओके, फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड के अंदर, तो क्रेडिट कार्ड बाय बैंक ग्रुप की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये जो पहला वाला सर्कल है फ्रंट वाला, राइट, आउटर सर्कल जो है वो दिसंबर 24 का डेटा है, इनर दिसंबर 2019 का डेटा है। क्रेडिट कार्ड के केस में आप देख सकते हो प्राइवेट सेक्टर बैंक का क्या अमेजिंग यहाँ पे मार्केट शेयर है। ओके, बहुत ही जबरदस्त कवर यहाँ पे किया है। पब्लिक सेक्टर बैंक का थोड़ा कम है, स्मॉल फाइनेंस और फॉरेन बैंक का काफी कम है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। पर अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक आउट परफॉर्म कर जाता है सबको। पब्लिक सेक्टर बैंक का डेबिट कार्ड के अंदर पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है, बट अल्टीमेटली क्रेडिट कार्ड से जो प्रॉफिट बैंक कमाता है वो काफी कहीं ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डेबिट कार्ड, राइट। वहां पे प्राइवेट सेक्टर बैंक का लिए रिवर्स हो जाता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो डेबिट कार्ड्स पे उतना पेनिट्रेशन का ध्यान नहीं देते हैं एज कंपेयर टू क्रेडिट कार्ड्स। ओके, सो मेजर हाइलाइट्स हमने बात कर ली रिपोर्ट्स के। ओके, मेजर इंडेक्स के नंबर्स आपको पता होने चाहिए, CAGR के नंबर कौन सा बेटर चल रहा है, राइट, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल पेमेंट, वो सारे ब्रॉड ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए। अब कुछ MCQs भी कर लेते हैं जो इस रिपोर्ट से रिलेटेड है। ओके,
जो आप लोगों को डेफिनेटली पता होने चाहिए। When was the RBI DPI? DPI is nothing but Digital Payment Index. ये आया कब था एक्चुअल में? ओके कब ये आया था? सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। जब तक मैं आपका क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, आई वुड लाइक टू एनकरेज यू गाइस कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए एज पर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके तो RBI DPI कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1 जनवरी 2021 को इंट्रोड्यूस हुआ था। इसी से ही रिलेटेड व्हाट वाज द बेस ईयर फॉर द RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, हर इंडेक्स का एक बेस ईयर होता है, तो RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का क्या बेस ईयर था, राइट? इन सभी में से तो इस वीडियो के अंदर ही हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि इसका बेस ईयर जो था वो मार्च 2018 का हमने बेस लिया था, और इंडेक्स वैल्यू हमेशा बेस ईयर की कितनी होती है? 100 होती है, राइट? फिर उसके बाद अभी रिसेंटली 29 जनवरी को या 27 जनवरी को ही RBI ने डेटा पब्लिश किया है रिलेटेड टू सितंबर 2024 का DPI। इससे पहले मार्च 2024 का डेटा रिलीज हुआ था। इस रिपोर्ट में भी आपको वही मिलेगा। ओके मार्च का डेटा ही मिलेगा, सितंबर का डेटा नहीं मिलेगा क्योंकि ये रिपोर्ट पहले आई है, ये जो डेटा है ये उसके बाद आया है, तो ऑब्वियसली उस रिपोर्ट के अंदर आपको ये मिलेगा नहीं। तो आपको एक तो मार्च का डेटा आइडिया होना चाहिए कितना था, और एक आपको सितंबर का डेटा पता होना चाहिए, राइट? अब जब लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है तो वो ज्यादा बेटर ट्रेंड बताएगा। तो वो कितना था? RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कितना था सितंबर का? द करेक्ट आंसर हियर इज 465.33। ये कब का है? सितंबर 2024 का है। करस्पॉन्डिंगली अगर हम मार्च में देखें तो वो 445 पे था। ये मार्च का डेटा है, ये सितंबर का डेटा है जो कि अपडेटेड वन है, ये आपको याद रखना है, राइट? इसके अंदर आप एक अप ट्रेंड देख सकते हो। ये कुछ यहाँ पे क्लोज टू 20+ पॉइंट से यहाँ पे बड़ा है इंडेक्स। ओके इससे पता चलता है कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डिजिटल पेमेंट ट्रांजेक्शन्स कितना पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। विच फैक्टर प्राइमरली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन द RBI DPI फॉर सितंबर 2024? तो क्या फैक्टर्स थे? अच्छा मैंने आपको अभी लेक्चर के स्टार्टिंग के अंदर ही वो RBI का प्रेस रिलीज दिखाया था, जिसके अंदर हम देख सकते थे कि कितना ये हुआ है इस बार सितंबर का, तो दैट वाज 465। वहीं मैंने आपको कहा था कि प्रेस रिलीज के फेस पे एक लाइन दे रखी थी कि उसके क्या रीजंस है, राइट? मैंने आपको पेन डाउन करके भी बताई थी कि क्या रीजंस है। तो क्या क्या रीजंस थे? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। क्या वो एक्सपेंशन की वजह से हुआ था रिलेटेड टू कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन, या फिर ग्रोथ इन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस, और इट वाज ड्यू टू डिक्लाइन इन द पेमेंट अडॉप्शन और इंक्रीज इन द पेपर बेस्ड चेक ट्रांजैक्शन, या फिर रिड्यूस्ड डिजिटल बैंकिंग सर्विस? आप सभी लोगों को याद आ रहा होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ग्रोथ इन द पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड परफॉर्मेंस, जो पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल पेमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर वो बेटर हो गया, और उसकी परफॉर्मेंस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती चली गई। इसी वजह से ये इंक्रीज हमको देखने को मिला है सितंबर और मार्च के बीच में। ओके नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट? आप सभी लोग जानते हैं डिजिटल पेमेंट्स को ये एक्ट गवर्न करता है। ओके बोर्ड भी बनाया गया है RBI ने, जिसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका सही आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए। इज इट टू रेगुलेट द बैंकिंग लोन एंड डिपॉजिट, या फिर डिस्टिंग्विश किया जाए पेमेंट फंक्शन को कोर बैंकिंग एक्टिविटी से, और इट इज इट टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस डिजिटल पेमेंट्स रिलेटेड और रेगुलेट द डिजिटल ट्रांजेक्शन, या फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के अंदर ओवरसी करना टैक्सेशन रिलेटेड पॉलिसीज को? इसका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा टू डिस्टिंग्विश पेमेंट फंक्शन फ्रॉम कोर बैंकिंग एक्टिविटीज। तो यहां पे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम डिस्टिंग्विश भी करता है कि जो पेमेंट फंक्शन है वो अलग होता है कोर बैंकिंग एक्टिविटी से। बैंक का मेन पर्पस क्या होता है? डिपॉजिट्स को लेना और लोन को लेंड करना, पर पेमेंट फंक्शन को एक अलग सा फंक्शन देखा जाता है। ओके यहाँ पे Which payment system recorded the highest volume of transactions in 2024? किसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम था अकॉर्डिंग टू द RBI पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट?
जो हमने अभी आरबीआई की पेमेंट सिस्टम रिपोर्ट पढ़ी उसके अंदर वॉल्यूम बेसिस पे सबसे ज्यादा किसका यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन था। ये तो बहुत ही सिंपल है और आप सभी लोगों को अब तक याद हो जाना चाहिए कि यूपीआई का वॉल्यूम यहाँ पे हाईएस्ट था। ओके, व्हाट वाज द इंडियाज टोटल रेमिटेंस इनफ्लो इन 2023 एज पर द रिपोर्ट। 2023 के अंदर इंडिया का टोटल रेमिटेंस का इनफ्लो कितना था, पैसा कितना आया था पेमेंट स्ट्रक्चर के अंदर इंडिया के अंदर। ओके, हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, $125 billion, right? Which of the following is not an enhancement introduced in the UPI? UPI के अंदर आपको पता है बहुत सारे enhancements हुए थे, कौन सा इनमें से वो enhancement नहीं है? UPI Lite for small business transaction, ये तो हुआ ही था, right? हमको तो ढूंढना है कौन सा नहीं है, ये तो हुआ ही था। UPI 123 पे, अरे ये भी आया था फीचर फोन के लिए। UPI क्रिप्टो इंटीग्रेशन, नाउ दैट्स समथिंग न्यू। यूपीआई पे नाउ क्रॉस बॉर्डर लिंकेज, तो ये भी हमने देखा था, सिंगापुर के साथ एंटर किया गया था और आईपीओ मैंडेट भी यहाँ पे हुआ था। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ये ऐसा एनहांसमेंट अभी तक नहीं हुआ है, यूपीआई क्रिप्टो इंटीग्रेशन नहीं हुआ है। नो डाउट, क्या पता हो जाए आने वाले टाइम में, कंसिडरिंग दी राइज ऑफ द क्रिप्टो मार्केट। ओके, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड CAGR ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बिटवीन 19 to 2024। सो अगर मैं 2019 से लेके 2024 तक की बात करूं तो इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट क्या आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। मैं पूरे के पूरे 5 साल के डेटा की बात नहीं कर रहा, हर साल ऑन एन एवरेज कितने परसेंटेज से ये पेनिट्रेशन बढ़ा है, यूपीआई ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बढ़ा है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। यूपीआई का वॉल्यूम, उसका जो CAGR होता है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, देखो 2019 के अंदर अलग ग्रोथ आई होगी, 2020 में फिर अलग ग्रोथ आई होगी, 2021 में बिल्कुल अलग आई होगी। ऐसे करके क्या है ना, हर साल में अलग अलग वॉल्यूम की ग्रोथ आई होगी। अभी मुझे तो एक एवरेज नंबर चाहिए, मुझे तो एक एवरेज नंबर चाहिए कि हर साल लगभग कितने परसेंट से बढ़ा। दैट इज कॉल्ड कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। यहां पे मैं एक ही रेट निकालना चाहता हूं, 5 साल की अलग अलग रेट नहीं चाहता, राइट, एक ही रेट चाहता हूं। सो योर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट इज 74%। ओके, इससे पता चलता है कितना मैसिव अडॉप्शन हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। विच की रेगुलेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू एनहांस सिक्योरिटी in digital payments by replacing the card details with a token? Was it related to payment aggregator regulation या फिर Digital Payment Security Act, RBI tokenization guidelines, Data Protection Act या फिर FinTech Payment Act? ये तो बहुत ही सिंपल है, राइट, हमने पढ़ा भी था कि आपका जो कार्ड डिटेल्स है, लाइक योर CVV कोड या फिर कार्ड नंबर हो गया, वो किसी और के पास ना जाए, इसलिए हमने उसको क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। किससे कर दिया, एक टोकन से कर दिया। नाउ इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसको टोकनाइजेशन बोलते हैं। तो RBI की टोकनाइजेशन गाइडलाइंस आई थी, राइट, और अभी ई-कॉमर्स पे जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनमें से 98% ट्रांजेक्शन इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज द हाईएस्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, राइट, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है ना। आज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, एक सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो आप रोड A से भी जा सकते हो, रोड B से भी जा सकते हो, रोड C से भी जा सकते हो, राइट। आप नेशनल हाईवे से जाओ, स्टेट हाईवे से जाओ, अलग अलग बेनिफिट्स हैं, मैं कहूंगा तरीके हैं अलग अलग। तो यहां पे पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, यही सारा होगा। NEFT के जरिए पे कर दो, UPI के जरिए पे कर दो, या किसी और मेथड के अंदर कर दो। उसके अंदर क्या बात करी गई है, हाईएस्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू की बात करी है, वो किसका है, राइट। सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही इजी है, बहुत ही स्ट्रेट क्वेश्चन है और सभी आप लोग इसको आंसर कर पाएंगे। तो इसका आंसर मैं अभी नहीं बता रहा, आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो में।